ये कैसे डिसाइड किया कि फुटप्रिंट्स नाम रखना है? एक साल पे मोस्ट बच्चों का एक माइलस्टोन होता है कि बच्चा चलना स्टार्ट करता है और वो बच्चे के पहले फुटप्रिंट्स होते हैं। तो वहीं से कहीं ना कहीं हमारी भी जर्नी उनके साथ एक पेरेंटिंग पार्टनरशिप स्टार्ट होती है। वो पहले अर्ली ईयर्स में वो कंट्रीब्यूशन करते हैं ताकि इंसान कुछ अकम्प्लिश करके फुटप्रिंट छोड़ के जाए इस दुनिया में। बिल्कुल ब्यूटीफुल। तो इसलिए नाम फुटप्रिंट्स चूज किया। ये लोग 1999 बैच के आईआईटी पास आउट हैं। ज्यादा कौन झगड़ा करता है? जमाने में तो ऐसा होता था कि अगर आप किसी को बताओ कि आप बिजनेसमैन हो तो लोग घर रेंट पे देने से मना कर देते थे। सीरियसली? हाँ, तो ऐसा मतलब क्यों? क्योंकि उस जमाने में तो था बिजनेसमैन मतलब आप चोर हो। और ऐसा क्या यूनिक आपका आइडिया था कि मतलब इतनी अच्छी जॉब्स छोड़ करके आप लोगों ने इसको शुरू किया? इंडिया में जो प्री स्कूल और डे केयर का लेवल है, जो हमने रिसर्च करी, वो काफ़ी लो है। मैंने देखा कि जो 90% ब्रेन डेवलपमेंट होता है वो पहले 5 सालों में होता है, बट इंडिया में अनफॉर्चुनेटली सारा फोकस एजुकेशन के आखिरी 5 सालों पे होता है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि जो अर्ली ईयर्स की वर्ल्ड की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको इंडिया में लेके आना है। ब्यूटीफुल। तो अभी फुटप्रिंट्स कहाँ पर है, किन किन शहरों में? नमस्कार दोस्तों, स्टार्टअप वाइब्स 18 में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं फुटप्रिंट के को फाउंडर्स आशीष अग्रवाल, पूर्वेश शर्मा और राज सिंघल। और इनकी जर्नी कैसी है, इन्होंने कब शुरू किया फुटप्रिंट्स को और कैसा चल रहा है धंधा उन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो स्वागत है आप लोगों का। और कैसा लग रहा है आप लोगों को यहाँ पर आकर के? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया लग रहा है। थैंक यू फॉर हैविंग अस। ओके। फर्स्ट एक्सपीरियंस है, लेट्स सी हाउ इट गोस। फर्स्ट एक्सपीरियंस था किसी मीडिया कंपनी में स्टूडियो में आने का? स्टूडियो में आने का आई थिंक मेरा सेकंड एक्सपीरियंस है। सेकंड एक्सपीरियंस मेरा किसी टीवी वाले मीडिया में आने का तो फर्स्ट एक्सपीरियंस, और काफी ग्रैंड लगा मुझे। काफी ग्रैंड लगा। तो राज, आपसे शुरू करते हैं। मैं चाहूंगी कि आप बताएं हमारे व्यूअर्स को, क्योंकि आप फुटप्रिंट के फाउंडर हैं और सीईओ हैं, तो आपकी क्या जिम्मेदारी है, और आप फिर उसके बाद आप लोग भी अपने अपने बारे में बताइए। देखो, सीईओ तो खैर हुई, बट फाउंडर की टिपिकल जिम्मेदारी होती है जो भी कहीं भी कुछ भी जो नहीं चल रहा वो फाइनली फाउंडर्स की प्लेट पे आता है। स्पेशली जब हमने शुरू किया था तब तो हर जगह फंक्शन डिफाइंड नहीं होते, तो बहुत कुछ प्लेट पे आता है। अभी अगर स्पेसिफिकली बोलूँ तो मेरी प्लेट पे जो की फंक्शन है वो मार्केटिंग है, फाइनेंस है, लीगल है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, तो यही है की फंक्शंस अभी। पूर्वेश? हाँ, तो मैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हूँ, तो हाँ। प्राइमरली मेरी प्लेट पे ऑपरेशंस होते हैं। तो सर्विस डिलीवरी मेन होती है ऑपरेशंस में, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी पेरेंट रिलेशंस, तो जो ऑपरेशनल चीज़ें हैं वो सारी मैं प्राइमरली टेकन केयर करता हूँ। क्या बात है। मैं प्राइमरली एक्सपेंशन देखता हूँ, तो जहाँ भी हमारा नया सेंटर खुलना होता है वहाँ पे उसकी लोकेशन फाइनल करना, उसकी इंटीरियर्स, उसकी फर्निशिंग, वहाँ पे रिक्रूटमेंट, वहाँ की ट्रेनिंग, वो सब चीज़ें मैं हैंडल करता हूँ। एक मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगी कि जो हमारे साथ फुटप्रिंट्स के फाउंडर्स हमारे साथ जो बैठे हुए हैं, ये लोग 1999 बैच के आईआईटी पास आउट हैं, है ना? अगर मैं सही हूँ तो? बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो हम लोग जर्नी वहीं से शुरू करते हैं, कॉलेज डेज से। बिल्कुल। 1995 में हम आईआईटी में एंटर हुए थे, ओके। तब से साथ हैं। हाँ, तो आप लोग रूममेट भी थे? मैं और पूर्वेश रूममेट थे। आशीष हमारे 2 रूम छोड़ के था, लेकिन सेम विंग के थे हम तीनों। अच्छा, तो कैसे थे कॉलेज डेज? कैसे थे, मतलब अभी कितने साल हो गए? बहुत, मुझे लगता है लंबा वक्त अब हो गया हमारी ना? 25th रियूनियन है इस साल। ओह। निकले हुए 25 इयर्स हो रहे हैं। हाँ। और उस जमाने में लगता था देख के कि जो 25 इयर्स पे आते हैं रियूनियन, वो तो बुड्ढे होते हैं। ऐसी फीलिंग हमें नहीं आ रही दो। मुझे लगता है पूर्वेश को ऐसा कोई रिग्रेट नहीं होगा, है ना? आपको भी लगता है आप बुड्ढे हैं? बिल्कुल भी ऐसे क्यों सोचना बुड्ढे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता मैं बुड्ढा हूँ। जो 25th रियूनियन होती थी उस जमाने में,
उनको देख के ऐसा अच्छा, लगता, उनको देख के लगता उनको है। देख के लगता था ये बुड्ढे हैं, मतलब हम तो 25 साल की जब होंगे तो पता नहीं, मतलब वी विल लुक मच बेटर। और मुझे तो ये लगता है कि मैं 16 साल का ही हूँ, बस 30 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। बस है ना, एक्चुअली ऐसे ही सोचना चाहिए सबको, बहुत ज़रूरी है, हमें हमेशा मन से बहुत ज़रूरी है कि हम हमेशा युवा रहें। और आप लोग तो मतलब फाउंडर्स हैं, तो आप लोगों का तो हमेशा हर उम्र में युवा रहना बहुत ज़रूरी है ना, दिल से। बिल्कुल। और होता क्या है कि इफ़ यू आर फीलिंग यंग तो नए आइडियाज़ आ सकते हैं, फ्रेश थिंकिंग हो सकती है और चीज़ों को आप इवॉल्व कर सकते हो। बिल्कुल। और बिजनेस में आई थिंक सबसे जो क्रिटिकल चीज़ है वो, क्योंकि चीज़ें, थिंग्स विल नॉट हैपन एज पर योर कन्वीनियंस और एज पर योर थिंकिंग। तो चीज़ें हमें अपने आप को मोल्ड करना होता है एज पर सर्कमस्टांसेस, एज पर रिक्वायरमेंट्स, और चीज़ें नए सॉल्यूशंस निकालने होते हैं। आई थिंक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहीं से आती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कॉलेज डेज में भी आप लोग फ्रेंड्स थे? हाँ बिल्कुल। बिल्कुल, बहुत ही हाँ, क्लोज फ्रेंड्स। लड़ाई झगड़ा होता था? वो तो अभी होता है। अभी कॉलेज भी डेज होता में है? तो कम होता था, आई वुड से, अभी ज्यादा हो जाता है। अभी ज़्यादा हो अभी जाता हो है। जाता है लड़ाई झगड़ा। फुटप्रिंट्स की वजह से, फुटप्रिंट की वजह से, sorry। फुटप्रिंट्स की वजह से भी, अदरवाइज भी स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं तो झगड़े तो हो ही जाते हैं, किसी बात को भी लेके झगड़े हो जाते हैं, झगड़े का तो क्या है। अच्छा, ज़्यादा कौन झगड़ा करता है? ऑफ कोर्स पूर्वेश। ये बात सही है। हाँ, ऐसा क्यों है? क्योंकि तो हाँ, मतलब मैं इजीली गिव अप नहीं करता हूँ हाँ, और अपनी बात पे बहुत ज़्यादा अड़ा रहता हूँ। बहुत देर तक उसमें, जब तक मुझे समझ नहीं आती बात तब तक मैं छोड़ता नहीं हूँ। तो मेरे झगड़े ज़्यादा चलते हैं, होते भी ज़्यादा है, चलते भी ज़्यादा है। तो जब झगड़ा होता है हम्म। तो, क्योंकि आप लोग कॉलेज से साथ है ना, तो बड़ा अमेजिंग जर्नी भी होगा आप लोगों का ना। लेकिन ये फुटप्रिंट्स आप लोगों ने किस ईयर में शुरू किया? सितंबर 2013। 2013 में। तो उससे पहले आप लोग क्या कर रहे थे? तो मैंने 2002 में अपने आईआईटी दिल्ली के 2 बैचमेट्स के साथ और एक आईटीबीएचयू का बैचमेट था, उसके साथ एक टेक्नोलॉजी कंपनी ब्रिकलेट के नाम से स्टार्ट की थी। वो मैंने करीब 10 साल चलाई और फिर मैंने एक यूएस कंपनी को सेल कर दिया। अच्छा। तो 2011 में किया था, 2 साल का हैंडओवर पीरियड था। 2013 में मैं वहाँ से फ्री हुआ, फिर मैंने पूर्वेश और आशीष के तो साथ वो ये जो, start किया। वो भी आपका एक तरह से स्टार्टअप ही था हाँ, वो पहला? स्टार्टअप था, पर उस जमाने में स्टार्टअप बोला नहीं जाता हाँ। था, कल्चर था नहीं हाँ। इंडिया में। और इनफैक्ट उस जमाने में तो ऐसा होता था कि अगर आप किसी को बताओ कि आप बिजनेसमैन हो तो लोग घर रेंट पे देने से मना कर देते थे। सीरियसली? हाँ, तो ऐसा मतलब क्यों? क्योंकि उस जमाने में होता था बिजनेसमैन मतलब आप चोर हो और कुछ उल्टा सीधा कर रहे होगे। तो मैं 2002-2003 की बात कर रहा हूँ। इनफैक्ट मैंने पहला घर जो रेंट लिया था, रेंट पे लिया था, और फाइनली झूठ बोलना पड़ा था एक दो जगह। ओह। और ब्रोकर यही बोलता था कि ये बोलना मत कि तुम कर रहे हो। मैं सच्चाई के चक्कर में फंसा हुआ था, फिर समझ नहीं आया बोलना ही पड़ेगा मुझे। बैंक लोन देने को तैयार नहीं था। मैंने जो अपना घर लिया पहला, जैसे ही मैंने बोला कि मैं बिजनेसमैन हूँ या मतलब अपनी कंपनी रन करता हूँ, तो लोन देने को तैयार नहीं थे बैंक। आई एम टॉकिंग अबाउट 2003-2004। तो स्टार्टअप इकोसिस्टम तो बहुत दूर की बात है। आई मीन स्टार्टअप फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं था उस जमाने अभी में। देखिए कितना अच्छा हो गया, अभी गवर्नमेंट की इतनी अच्छी अच्छी स्कीम्स हैं जो सपोर्ट कर रही हैं, है ना। तो ये मैंने लेकिन पहली बार सुना कि बिजनेसमैन को घर नहीं मिलते थे, हाँ, वो जमाना होता सिंगल था। लड़कों को घर नहीं मिलते हैं, या बहुत सारे जो आजकल की डेट में जो भी चलता है, जो भी प्रॉब्लम है ना, हम सारी प्रॉब्लम्स पे नहीं जाना चाहेंगे। मोस्टली लड़कों को, सिंगल विमेन को भी प्रॉब्लम होता है, Right, और right, right. सिंगल लड़कों को भी दिक्कत होता है, घर नहीं मिलता है, लेकिन बिजनेसमैन को घर नहीं मिल रहा है। वो जमाना था। है आज ना? तो ऑफ कोर्स बहुत रिस्पेक्ट है हाँ एंटरप्रेन्योरशिप की, बट वो आई एम टॉकिंग अबाउट 20-25 इयर्स बैक। हाँ। जमाना अलग था वो। तो आशीष, आप क्या कर रहे थे फुटप्रिंट से पहले? तो टिल 2010, 2010 तक मैं टोक्यो में था, जापान में। आई वॉज वर्किंग विद सिटी बैंक। उस तब समय मेरी बेटी 2.5 साल की थी और मुझे लगा कि अब मुझे इंडिया वापस चलना चाहिए। इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हैं और इंडिया में फैमिली है। तो आई केम बैक टू इंडिया और फिर यहाँ के मैंने सोचा मुझे कुछ अपना ढूंढना है, तो अपना करना है। तो आई वॉज लुकिंग अराउंड फॉर टू स्टार्ट समथिंग, और फिर मैं राज और पूर्वेश से मिला, तो वी स्टार्टेड फुटप्रिंट्स टुगेदर। ओ, देश की याद आ गई ना? हाँ बिल्कुल, कह सकते हो आप कि फॉरेन कंट्री रहता है। हाँ। और अपना देश ही होता है। तो कुछ यही सोच के मैं वापस आ गया था। कितने साल थे आप वहाँ पर? मैं वहाँ 4 साल था। 4 साल थे। पूर्वेश, आप कहाँ थे फुटप्रिंट से हाँ, पहले? तो फुटप्रिंट से पहले मैंने एक स्टार्टअप की थी फ्रॉम सन 2000 to 2009 by the name Viz Labs Software. It was an e-learning company. It still is an e-learning company.
We two स्टिल मतलब अभी भी है? still running, yeah. ओके. We are two of my batchmates from IIT Delhi. तो 2009 में मैंने वो कंपनी एग्जिट करी और 2009 मैंने राज वाली कंपनी ज्वाइन करी जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की थी. 2009 से 2011 तक मैं उस कंपनी में था. फिर उसके बाद फुटप्रिंट स्टार्ट करी. मतलब ये अपने आप में काफ़ी दिलचस्प बात है कि आईआईटी ग्रेजुएट, और आप तो एमटेक भी किया हुआ है आपने, आईएम भी किया हुआ है, और प्री स्कूल और डे केयर पे आप लोगों ने काम करने का सोचा. तो मतलब ऐसा क्या यूनिक आपका आइडिया था फुटप्रिंट्स को लेकर के कि मतलब इतनी अच्छी अच्छी जॉब्स छोड़ करके आप लोगों ने इसको शुरू किया? और राज ने आप लोगों को बुला लिया भाई, राज आपने बहुत स्मार्टली बुला लिया ना इनको. और ये लोग आ गए अपनी अच्छी अच्छी नौकरियां, वो सिटी बैंक छोड़ करके आए, ये अपना स्टार्टअप से निकल करके आए. तो क्या मतलब ऐसा क्या यूनिक आपको लगा कि इस पर करना चाहिए काम अब? नहीं, आई थिंक यूनिकनेस तो बाद में डिफाइन हुई. पहले आई थिंक हमने डिसाइड, आई थिंक बहुत क्लियर था. मैं जब लास्ट कंपनी मैंने सेल करी थी उस टाइम पे कि मैं नेक्स्ट बिजनेस किसके साथ करना चाहता हूँ. तो वो चॉइस मेरी और प्रवेश की क्लियर थी कि हम दोनों अब कुछ साथ करना चाहते हैं, क्योंकि ये अलग स्टार्टअप कर रहा था, मैं अलग स्टार्टअप कर रहा था, हम मिलते रहते थे, बट हम क्लियर थे कि हम दोनों स्टार्टअप साथ करना चाहते हैं. तो हमने 2012 में ही डिसाइड कर लिया था हम साथ कर रहे हैं, क्या करेंगे देख लेंगे. फिर हमने पूरा स्पेक्ट्रम देखा कि क्या क्या कर सकते हैं. समहाउ ये था कि टेक्नोलॉजी में तो बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, कुछ ऐसा करते हैं जो सेटिस्फैक्शन दे, थोड़ा ज़मीनी धंधा हो, इंडिया में कंट्रीब्यूशन करें. तो एजुकेशन समझ में आया. पूर्वेश को एजुकेशन में पैशन भी बहुत है, बहुत वॉलंटियरिंग करता है ये. इनफैक्ट आई थिंक वीक के 10-12 घंटे आज भी, और पिछले 25 सालों से वॉलंटियर करता आ रहा है. क्या बात है. तो ये हुआ कुछ एजुकेशन में करते हैं. फिर हमने पूरा देखा तो प्री स्कूल है, डे केयर एक ऐसा एरिया था जो एक तो अनरेगुलेटेड है, तुम फॉर प्रॉफिट एक्चुअली कर सकते हो, बाकी जगह तो स्ट्रक्चर्स बना के किसी तरह उल्टा सीधा करना पड़ता है. और साथ में प्रॉब्लम ऐसी थी जो हम आइडेंटिफाई कर पा रहे थे कि हाँ ये प्रॉब्लम, हम यंग पेरेंट्स थे तो ये प्रॉब्लम ने फेस करी हुई थी एक लेवल पे. तो अप्रिसिएशन भी था कि ये प्रॉब्लम यहाँ पर है, और समझ में आ रहा था कि इंडिया में जो प्री स्कूल और डे केयर का लेवल है जो हमने रिसर्च करी वो काफ़ी लो है कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज. हमने इनफैक्ट पूर्वेश ने मुझसे बहुत ज़्यादा, बट तो बेसिकली मेरा बेटा 2005 में पैदा हुआ, और तब लाइक ऑल फादर्स आई वांट टू गिव द बेस्ट टू माय सन. तो मैंने काफ़ी रिसर्च की, ऑनलाइन रिसर्च की, मैं यूएस भी गया, कुछ कोर्सेज वहाँ किए, और मैंने देखा कि वहाँ पर जो अर्ली ईयर्स हैं वहाँ पे बहुत फोकस होता है. बच्चे भी डेवलपमेंट बहुत फोकस करते हैं. और मैंने देखा कि जो 90% ब्रेन डेवलपमेंट होता है वो पहले 5 सालों में होता है. बट इंडिया में अनफॉर्चुनेटली सारा फोकस एजुकेशन के आखिरी 5 सालों पे होता है, जब इंजीनियरिंग करनी है, मेडिकल करना है, सीए करना है, लॉयर करना है, कौन से कॉलेज जाएंगे. जबकि ह्यूमन बीइंग के लाइफ पे सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो पहले 5 सालों का पहले 5 सालों में, मतलब उल्टा चलता है साइकिल. तो वो फोकस यहाँ था नहीं. तो जब हमने सोचा कि साथ बिजनेस करना है, मेरा पैशन एजुकेशन है, राज का बिजनेस एक्यूमेंट बहुत स्ट्रांग है, तो मुझे लगा कुछ ऐसा करते हैं जो इंडिया में मिसिंग है. तब हमने डिसाइड किया कि जो अर्ली ईयर्स की वर्ल्ड की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको इंडिया में लेके आते हैं. ब्यूटीफुल. आशीष, आप कैसे जुड़े? आपको कैसे इन्होंने कन्विंस किया कि अब आप भी आ जाओ आईएम वगैरह करके, अब हमारे पास ही आ जाओ? एक चीज़ थी कि हम फ्रेंड्स तो थे ही, तो एक बार मैं इनसे मिलने गया, और कुछ एक होता है ना कि लॉट कैन हैपन ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी, तो इट जस्ट हैपेंड. और जहाँ प्री स्कूल की बात है, तो एक चीज़ जो हम लोगों ने काफ़ी ऑब्जर्व करी थी कि जैसे जो फैसिलिटीज़ वर्ल्ड में अवेलेबल हैं वो हम इंडिया में अवेलेबल नहीं थी. जब हम अपने बच्चों को प्री स्कूल्स में डाल रहे थे तो फैसिलिटीज़ ही अवेलेबल नहीं थी. जबकि मैं जब जैसे टोक्यो में था, वहाँ पे हमारे ऑफिस के नीचे ये क्रच होता था जिसमें बहुत अमेजिंग फैसिलिटीज़ थी. मतलब वैसा इंडिया में जब हम वापस आए तो वैसा कुछ था ही नहीं यहाँ पे. तो एक वहाँ से भी इंस्पिरेशन आई कि हम कुछ एक वर्ल्ड क्लास रियली यहाँ पे बना सकते हैं, जो क्योंकि मेरे जैसे और भी पेरेंट्स हैं जिन्होंने दुनिया देखी हुई है, और वो जब यहाँ वापस आते हैं इंडिया तो उनको वैसा कुछ नहीं मिलता अपने बच्चों के लिए. तो देयर इज़ अ मार्केट हियर, और हम यहाँ पे कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा. मैं अब ये जो कि बड़ी ज़रूरी सवाल है कि फुटप्रिंट्स जो है, मतलब ये इसकी यूनिकनेस क्या है? ये क्या अलग कर रहा है बाकी डे केयर और प्री स्कूल से? आप तीनों को जवाब देना पड़ेगा. बहुत बढ़िया सवाल है ये. तो देखिए, सबसे पहले जो हमने चीज़ देखी यहाँ पर इंडिया में कि
जो काफ़ी सारे पेरेंट्स से बात की, जब हमने स्टार्ट किया था 1-to-1 डायरेक्टली, हमने देखा कि पेरेंट्स का जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो अपने बच्चे की सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर है। बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चे को प्री स्कूल भेज ही नहीं रहे थे कि बच्चा 1 साल का है, 1.5 साल का है, इतना छोटा बच्चा, पता नहीं कैसे उसको रखेंगे प्री स्कूल में, कैसे नहीं रखेंगे, पता नहीं है। और जो भी प्री स्कूल कह रहे हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, कितने सारे केसेस हो जाते हैं। मैं बैंगलोर में थी, वहां पे तो एक केस हुआ था जिसमें बच्चे वो उनको बेनाड्रिल पिला देते थे बच्चों को। हाँ है देखिए, ना, अब और ये इतने भी बड़े बड़े डे केयर थे हाँ। वो, तो भी मतलब केयर के नाम पर बहुत अच्छा, तो केयर बहुत और सारे कुछ स्कूल्स ऐसा में नहीं। होता है और कुछ उसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो अप कर दिया जाता है, तो हाँ। पेरेंट के जहन में जो डर तो बहुत बैठा था। हाँ। तो सबसे पहले हमने एक काम ये किया कि पेरेंट्स बच्चे की जो सेफ्टी सिक्योरिटी है उस पर सबसे ज़्यादा काम किया। अच्छा। कि एक तो जो प्री स्कूल हमारा है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसा बनाया जो हाँ। मोस्ट इंजरीज को एलिमिनेट ही कर दे, पॉसिबिलिटी को। फॉर एग्जांपल जो फ्लोरिंग है वो सॉफ्ट फ्लोरिंग बनाई ताकि बच्चा गिरे भी तो चोट ना लगे। हाँ। और जैसे दरवाजे होते हैं उनमें फिंगर प्रोटेक्टर्स लगाए ताकि बच्चे की उंगली ना आ जाए उसके अंदर, कोई शार्प कॉर्नर शार्प एज ना हो, कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट ना हो कि बच्चा स्वैलो कर ले, और सॉफ्ट कुशनिंग लगी हो दीवारों पर कि बच्चा अगर टकरा भी जाए दीवार से तो चोट ना लगे। तो हमने पहले ये मेक श्योर किया कि बच्चे की इंजरी नहीं हो चीज़ों से, फर्नीचर से, सब चीज़ों से। दूसरा होता है कि कोई इंसान हैरेस ना कर दे बच्चे को। हाँ। तो हमने सेंटर्स में हमने एक पॉलिसी बनाई कि सिर्फ फीमेल स्टाफ होगा। वाओ। तो हम किसी और सब अंदर ऑथराइज पर्सनल ही जा पाएगा। हमने बायोमेट्रिक लगाए, तो उससे हुआ कि जो पर्सनल है वो, और ये 2011-12 की बात है। 2013 बिल्कुल 13 से स्टार्ट कर दिया था हमने। हाँ। और जो सारे स्टाफ फीमेल स्टाफ भी होगा उसका पूरा बैकग्राउंड चेक होगा, क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक करेंगे, मेडिकल टेस्ट लेंगे कि उनको कोई कम्युनिकेबल डिजीज ना हो। बाहर सेंटर के गार्ड खड़ा होगा जो ऑथराइज पर्सन को ही अंदर आने देगा। तो उन सब चीजों में सेफ्टी सिक्योरिटी बिल्ड करी। बट उसके बाद भी पेरेंट्स को कैसे शांति मिले, तो हमने फिर सीसीटीवी कैमरास लगाए। हम पहली कंपनी थे। हाँ। और हमने लाइव फीड पेरेंट्स को दिया। हाँ। कि आप अपनी आंखों से देखो जो हम कह रहे हैं और जो कर रहे अच्छा, हैं। पेरेंट्स को लाइव फीड जाता हाँ था? जी, बिल्कुल। क्या बिल्कुल। बात है, आज भी ये जाता तो है। बहुत अच्छी बात हाँ, है। और पूरे एरियाज का जाता है। वाह, ये तो सब मतलब मुझे लगता है ये तो कोई स्कूल कोई डे केयर नहीं कर रहा है। अब फिर भी कर अब रहे हो हैं। सकता है करते हो, हाँ, लेकिन अब 2-4 फिर भी करते मिल जाएंगे आपको। हाँ। 2013 में तो कोई 2013 में तो तो था ही नहीं, उम्मीद ही नहीं इंटरनेशनली कर भी कोई सकते नहीं हैं था, आप। इंटरनेशनली भी बिल्कुल कोई नहीं था। बिल्कुल। तो उससे पेरेंट्स को शांति मिलेगी, अपने बच्चे को कभी भी वो देख सकते हैं। कभी भी हमने ऐप बना के उनको दे दिया कि कहीं से अपने फोन पे ऑन करो, बच्चे को देख सकते हैं। हाँ, ये बहुत तो अच्छी उससे चीज, पेरेंट्स को बहुत seriously। एक शांति मिली। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब शाम को यंग पेरेंट खासकर मदर अपने बच्चे को पिक करने आते थे तो उनके बहुत सवाल होते थे। जैसे पूरे दिन कैसा रहा बच्चे का, इसने कितना खाया नहीं खाया, सोई नहीं सोई, रोई तो नहीं, खेल रही थी। तो हमें लगा कि रोज का सवाल है ये। तो पेरेंट्स ने बोला 2-4 महीने के बाद कि देखने का टाइम तो हमेशा है नहीं, हाँ। कभी कभी देख सकते हैं। हाँ। तो हमें सब इंपॉर्टेंट अपडेट जो दिन के वो दे दो। तो हमने अपनी ऐप में ही फिर और अपडेट करा। अच्छा, ये आप लोगों ने उस टाइम से आप लोग ऐप पर थे? हाँ जी, तो 2013 से उस जमाने में हमने ऐप लॉन्च कर दी। तो आपको एज अ पेरेंट आपको ये अपडेट आएगा कि आपके बच्चे ने कितना खाया। तो फॉर एग्जांपल बच्चे का नाम प्रियांशु है तो आपको अपडेट आएगा प्रियांशु हैड हाफ कटोरी ऑफ दलिया। और ये इंस्टेंटेनियस अपडेट है, हाँ। रियल टाइम अपडेट है ये। इसी तरह बच्चे ने इतनी आज नैप ली, इतनी पूप करी, ये सारा अपडेट पेरेंट को पता है। अर्ली ईयर्स में सबसे बड़ा कंसर्न ये, वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न ये है कि भाई शाम को मैं, अब अगर बच्चा सो ज्यादा रहा है तो मतलब उसे समझ में आता है कि अच्छा दिन में सोया नहीं, या आज नहीं सो रहा, इसका अंदर एक्चुअली डे केयर में सो चुका और उसके पास ये डेटा है, या आज खा ज्यादा रहा है क्योंकि डे केयर में नहीं खाया। बिल्कुल। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था। उसके अलावा फिर हमने जैसे से इवॉल्व होते कि हमने एक चीज़ और डिटरमिन करी कि जो फूड है ना वो इस एज में बहुत क्रिटिकल है। नॉर्मली हम बच्चों को, छोटे बच्चों को ऐसे ट्रीट करते हैं कि इनको तो चॉकलेट, मैदा कुछ भी खिलाओ। हाँ। रियलाइज नहीं करते जो फूड हैबिट अभी हम बन जाएंगी वही लॉन्ग टर्म में होने वाली है। बिल्कुल। तो उस टाइम पे अगर हम फूड न्यूट्रिशियस इंट्रोड्यूस कर दें, बीटरूट पराठा जैसी अच्छी चीजें इंट्रोड्यूस कर दें तो टेस्ट बड डेवलप हो जाती है और बच्चे बच्चों के साथ मिलके कुछ भी खा लेते हैं। तो मतलब आप लोगों ने स्कूल में मेन्यू क्या होगा खाने पीने का, उस पे भी बहुत ध्यान रखा। पीडियाट्रिशियंस हैं जो अपनी फील्ड के टॉप, उनसे कंसल्ट करके हमने मेन्यू बनाए एज अप्रोप्रिएट
Very इस एज के nice. बच्चे के लिए बेस्ट मील क्या होना चाहिए, हम्म. जिसमें कि सारी लोकल सीजनल वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, हम्म. हेल्दी चीजें हो, वैरायटी पूरी हो, हम्म. बैलेंस्ड मील हो, ताकि बच्चे के लिए बेस्ट हेल्दी फूड जाए। हम्म. और चूंकि बच्चे साथ बैठ के खा रहे हैं तो बच्चे खा भी लेते हैं वेजिटेबल खिचड़ी। हम्म. जो बच्चे घर पे टेंट्रम कर रहे हैं वो सेंटर पे आके सब कुछ खा रहे हैं। अच्छा. और ये मदर जब लाइव देख रही है अपनी आंखों से, एक तो उनको हाँ. यकीन नहीं आ रहा, अरे घर पे तो वेजिटेबल खाता ही नहीं है, हाँ. बिस्किट ही मांगते हैं, या तो खा रहा है। तो और खुश होने लगे पेरेंट्स, फिर और अप्रिशिएट करने लगे कि वाह, हाँ. बच्चे के अंदर हेल्दी हैबिट्स डेवलप हो रही हैं। हाँ. और पहले 5 साल अगर हैबिट अच्छी बन गई खाने वही की, तो. तो जिंदगी भर हेल्थ अच्छी रहेगी। नहीं तो बच्चे तो बर्गर पिज्जा ही वही लग जाता है आजकल बेसिकली जब बच्चों हम को. बोलते हैं कि 5 साल ना, पहले 5 साल में ब्रेन डेवलपमेंट होता है, ब्रेन डेवलपमेंट है क्या कि ब्रेन में कुछ पैटर्न्स डेवलप हो रहे होते हैं। अब उनको वो उसी बीटरूट पराठा के अगर उसके पैटर्न्स डेवलप हो गए टेस्ट के, तो वो चीज़ डेवलप हो गई। हाँ. तो ब्रेन डेवलपमेंट ऐसा नहीं कुछ ब्रेन में सडनली कुछ हो जाएगा। बिल्कुल. जो उनको एक्सपीरियंस हो रहे हैं, उनसे किस तरह से लोग बात कर रहे हैं, उनसे उनको कितना हक किया जा रहा है, उनको क्या टेस्ट करने को चीज़ें मिल रही हैं, वही चीज़ें ब्रेन डेवलपमेंट है ना हमारी। और यही फर्स्ट 5 इयर्स में फोकस होता है हमारा कि हम जितनी सरफेसेस को एक्सपोज कर सकें, जितने वर्ड्स हैं उनको सामने एक्सपोज कर सकें। अब कोई छोटा सा बच्चा भी है, अगर 8-9 महीने का बच्चा है, उसके साथ आप बात करते हो तो हमें ये लगता है कि हमें उसको समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअली इसको कुछ समझ में थोड़ी आ रहा है, हम तो जस्ट इसे बोल रहे हैं, बट एक्चुअली वो ब्रेन इज लाइक स्पॉन्ज एट दैट एज, तो वो सब एब्जॉर्ब कर रहा होता है बच्चा। तो ब्रेन डेवलपमेंट इज ऑल दैट दिस ओनली। बिल्कुल बिल्कुल. मुझे तो बच्चे के साथ, हाँ, जैसे उसका डायपर चेंज करते हो, आप उसको कोई राइम सुना रहे हो या उसके साथ कुछ बात कर रहे हो, तो वो बच्चा वर्ड्स, उसकी वोकैबुलरी डेवलप हो रही है वहां से। दिस इज ओनली ब्रेन डेवलपमेंट। आप देखिए ना, हमें भी अपनी ज़िंदगी के बहुत सारी, अपनी उम्र जब हम 1.5 साल 2 साल के जब होते हैं, मतलब मुझे आज भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें याद रहती हैं, और जब मैं अपनी माँ को बताती हूँ तो वो कहती हैं, अरे तब तो तुम बहुत छोटी थी, 1.5 साल की, तुम्हें कैसे याद है? तो होता है दिमाग में, मेमोरीज में तो रहती ही हैं चीज़ें, है ना। तो उस टाइम तो बच्चा सबसे ज़्यादा हिंदी में कहेंगे बहुत शुद्ध में कि ग्रहण करता है सबसे ज़्यादा, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी फुटप्रिंट्स कहाँ कहाँ पर है, किन किन शहरों में? करीब आई थिंक 18 शहरों में हैं हम। हाँ. दिल्ली एनसीआर हो गया पूरा, उसके अलावा बड़े शहरों में देखोगे तो बेंगलोर हो गया, पुणे हो गया, हैदराबाद हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया, अभी मुंबई में भी कुछ है, लखनऊ, जयपुर। अभी हम लोग टीयर 2 टाउन्स में जा रहे हैं, जैसे श्रीनगर लॉन्च होने वाला है हम लोगों का, रायपुर हो चुका है, इंदौर, भोपाल, उदयपुर, इन सब सिटीज़ में हम लोग जा रहे हैं, अहमदाबाद। तो इसके पीछे भी कोई रिसर्च होती है आप लोगों की कि इसको किस शहर में लॉन्च करना है, नया ब्रांच किस शहर में खोलनी है? प्राइमरली एक ये देखते हैं कि कम से कम 2 लाख लोग हों वहाँ पे। हाँ. एक फिर शहर तो डिसाइड इजीली हो जाता है, शहर के किस एरिया में खोलना है, दैट बिकम्स थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है कि कौन से, ताकि हमें राइट ऑडियंस मिल सके। हाँ. तो हम कोशिश ये करते हैं कि जहाँ पे वर्किंग क्लास ज़्यादा है या मिडिल क्लास लोग ज़्यादा हैं, क्योंकि डे केयर हम लोगों का एक स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है, तो हम कोशिश करते हैं कि जिस एरिया में हमें ज़्यादा वर्किंग मदर्स मिल सकें, जहाँ न्यूक्लियर फैमिलीज मिल सकें, हम उन एरियाज़ में जाएं। तो हम इस टाइप से रिसर्च करते हैं। फिर हम कुछ आजकल टूल्स और यूज़ करने लगे हैं, ऑनलाइन टूल्स यूज़ करने लगे हैं, जिससे कि हम उस एरिया के डेमोग्राफिक समझ सकें और फिर उन एरियाज़ में हम टारगेट करते हैं। ओके. मुझे लगता है आप लोग एआई पर भी पहुंच गए हैं ना? यहाँ पर हम थोड़ी सी एआई भी प्लान कर रहे हैं यूज़ करने की। तो हमने कुछ डेटा मार्केट से सोर्स किया, जिससे कि हमें ये मोटा मोटा अंदाज़ा लग जाता है कि इस पर्टिकुलर लोकेशन के लेट्स से 2 किलोमीटर रेडियस में सर्टेन पे करने वाली कितने हाउस होल्ड एग्जिस्ट करते हैं, और इस डेटा को हम साथ में मैरी करेंगे इस डेटा के साथ कि उस एरिया में कितने प्री स्कूल ऑलरेडी हैं, उनकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या फ़ी है। तो ये मॉडल ऑफ कोर्स अभी भी हम बना रहे हैं, अभी बन नहीं गया, बट ये एक एरिया है जो नए लोकेशन में, नए शहर में यहाँ पर एआई लगा के हमें लगता है अपनी सक्सेस रेट काफ़ी बढ़ा सकते हैं। एआई का जो हम यूज़ कर रहे हैं वो आज की डेट में, जैसे पूर्वेश ने बोला, सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लाइव सीसीटीवी फीड तो हो गई, बट हम नेक्स्ट लेवल पर जा रहे हैं कि लाइव सीसीटीवी फीड पे एआई एल्गोरिदम है जो कंटिन्यूसली ये देखता रहता है कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हो रही जिससे सेफ्टी कंसर्न हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एरिया है या रूम है जहाँ पर एडल्ट सुपरविजन नहीं है 1 मिनट के लिए, तो सिस्टम अलार्म रेज कर देगा, जिससे जो सेंटर डायरेक्टर है वो जाके इंटरवीन कर ले। ये इंजरीज टिपिकली बच्चों को तभी होती हैं जब एडल्ट सुपरविजन नहीं है। तो हम यहाँ पर यही लगा रहे हैं, हमने पायलट भी कर लिया 1 लेवल का, अब हम सारे सेंटर्स में इम्प्लीमेंट करने की इसको कोशिश कर रहे हैं। या फॉर एग्जांपल
एआई हम क्लीनिंग में डाल रहे हैं कि सेंटर में बहुत इंपॉर्टेंट है हाइजीन लेवल्स। तो अब सीसीटीवी में कैप्चर भले हो रहा हो, बट ये प्रैक्टिकली देखना इम्पॉसिबल है कि आज झाड़ू लगी कि नहीं लगी, कितनी देर के लिए लगी, हाँ। ढंग से लगी कि नहीं लगी। एआई के थ्रू हम ये बहुत आसानी से कर पा रहे हैं, ओ, ये कैसे? निकाल पा रहे हैं कि क्योंकि ब्रूमिंग बहुत स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, तो बहुत आराम से ब्रूमिंग के मॉडल हैं जो हमने बना के किसी हम थर्ड पार्टी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, और हमने ऐसे मॉडल बन गए हैं जिससे बहुत आसानी से निकाल लेते हैं आज इस रूम में इतनी देर ब्रूमिंग हुई, इतनी इतनी बार। या अरे क्या बात है। खाना खाने के बाद जैसे बच्चे थोड़ा सा मैसी कर देते हैं, तो रूम की सफाई हाँ। 10 मिनट में हुई कि नहीं हुई, इस टाइप की चीजें हमें अलर्ट मिल जाते हैं कि इस रूम में आज ये चीज नहीं हुई। हाँ, तो जो हमारे एसओपीज हैं उनके अगेंस्ट कितना हम कर, कितना हुआ कितना नहीं हुआ, ये सारा डेटा हमें, ये बहुत रीसेंट प्रोजेक्ट है बट एक लेवल पे आने लगा। फ्यूचर में अगर देखो तो हम ये भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑडियो होने वाला है, तो हम ये भी निकाल सकते हैं कि जो आज एक्टिविटीज़ होनी थी वो एक्चुअली हुई नहीं हुई, ये सब भी हम एआई के थ्रू निकाल सकते हैं। तो एआई तो हम काफ़ी यूज़ करने का कर रहे हैं और करने का प्लान भी कर रहे हैं आगे। ये तो बहुत ही मतलब अच्छा कर रहे हैं आप लोग। Right. काफी दिल खुश कर दिया मेरा ये सब बता करके, है ना। बच्चों की एक्टिविटीज में भी किसी तरह का एआई आप लोगों ने तो हमारा उसकी help ले बिलीफ रहे हैं। ये है कि स्क्रीन फेसिंग बच्चों, इस एज में बच्चों के लिए स्क्रीन फेसिंग नहीं होना चाहिए हाँ। उनका। तो हम स्क्रीन बच्चों को तो एक्सपोज नहीं करते, वेरी नाइस। बट हम जो टीचर्स के एंड पे है वहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी से एक लेवल पे इनेबल्ड और इनेबल कर दें। तो टीचर्स के पास लेसन प्लान उनके ऐप पे होता है कि आज क्या एक्टिविटीज़ डिलीवर हाँ। करनी है, बट अभी वो लेसन प्लान मल्टीमीडिया नहीं है, एज एन ऑडियो विजुअल कंटेंट नहीं है। वहाँ पर हम ऑडियो विजुअल कंटेंट इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो जो लेसन प्लान है उनको और एक्टिविटी बेस्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं यूजिंग चैट जीपीटी राइट नाउ। और दूसरा एआई का यूज़ हम एक बहुत अच्छा ही सोचते हैं कि जब हम इतने लार्ज नंबर पे टीचर्स को ट्रेन कर रहे हैं तो उनका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो सुपर कस्टमाइज पर्सनलाइज किया जा सके। अभी क्या होता है कि सेम ट्रेनिंग सबको दी जा रही है और हर कोई सेम लेवल पे नहीं होता है। तो एआई का बहुत अच्छा यूज़ ये है कि हर टीचर को एग्जैक्टली जो ट्रेनिंग चाहिए वही ट्रेनिंग उसको दी जा सके। हाँ, और ये एआई का बहुत अच्छा यूज़ है जो हम वेरी रिसेंट फ्यूचर में देखते हैं कि हम करेंगे। बिल्कुल। तो अभी कितने मतलब सारे शहरों को अगर मिला दिया जाए तो लगभग कितने टीचर्स होंगे आप लोगों के पास? काफी बड़ा नंबर होगा Yes, मुझे तो तो मतलब लगता है। करीबन अभी राइट ना देखेंगे तो 150 सेंटर है हमारे पास, हाँ। करीबन 7000 बच्चे हैं हाँ, और करीबन 800 टीचर हैं। क्या बात है। तो मतलब वो जो बच्चे हैं ये किस एज ग्रुप तक के बच्चे रहते हैं आप लोगों के पास, आपके डे केयर और लार्जली आप देखोगे तो हमारे पास मतलब किस एज ग्रुप से शुरू एज होकर हम के किस एज ग्रुप तक? सर्व तो हम 6 महीने भी करते हैं, अच्छा। बट लार्जली अगर देखोगे 1 साल से नीचे के बच्चे तो बहुत कम होते हैं, रादर 1.5 साल के नीचे के बच्चे हाँ, बहुत कम होते हैं। हाँ। लार्ज जो नंबर मिलेगा आपको वो 2 to 4.5, ये मेजर कॉन्सेंट्रेशन। हम सर्व तो 6 महीने से लेके 8 साल तक करते हैं। अच्छा। इंडिया में मैटरनिटी लीव 6 मंथ्स की होती है जैसे, हाँ। तो उसके बाद आजकल डे केयर, कॉर्पोरेट डे केयर्स का काफ़ी हाँ। ट्रेंड आ रहा है कि जैसे एयरटेल एक कंपनी है जिसने अपने इन हाउस एक डे केयर खोला हुआ है। काफ़ी सारी गवर्नमेंट कंपनीज में पीएसयूज में मैंडेट है कि वो उनको डे केयर खोलना है, तो वहाँ पे फिर जो मदर्स हैं वो 6 मंथ्स के बाद भी अपने बच्चों को डे केयर में ले आती हैं, बिल्कुल। तो दैट हेल्प्स। अच्छा, तो ये कैसे डिसाइड किया कि फुटप्रिंट्स नाम रखना है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। यस। तो जब हमने डिसाइड कर लिया कि प्री स्कूल हम करने वाले हैं, तो हमने एक चीज़ सोची कि मोस्टली प्री स्कूल में बच्चे आते हैं जो वो करीबन 1 साल के हो जाते हैं। तो 1 साल पे मोस्ट बच्चों का एक माइलस्टोन होता है कि बच्चा चलना स्टार्ट करता है, और वो बच्चे के पहले पहले फुटप्रिंट्स होते हैं। जैसे पेरेंट्स इतने एक्साइट होते हैं, हर कोई को बताते हैं कि उसने चलना स्टार्ट कर दिया है बच्चे ने, और वहीं से कहीं ना कहीं हमारी भी जर्नी उनके साथ एक पेरेंटिंग पार्टनरशिप स्टार्ट होती है। और इवेंचुअली लाइफ में इंसान जो भी अकम्प्लिश करता है तो हम कहते हैं कि वो ये फुटप्रिंट छोड़ के गया दुनिया पे। तो हमने ये देखा कि हम पहले फुटप्रिंट से स्टार्ट होते हैं और पहले अर्ली ईयर्स में वो कंट्रीब्यूशन करते हैं ताकि इंसान कुछ अकम्प्लिश करके फुटप्रिंट छोड़ के जाए इस दुनिया में। बिल्कुल ब्यूटीफुल। तो इसलिए नाम फुटप्रिंट्स चूज किया हमने। तो बहुत इससे और भी बहुत सारे नाम निकल करके आए थे या पहली बार में यही नाम आया और इसी पर? बहुत लंबी डिबेट हुई नाम पे हाँ। और बहुत नाम थे, हाँ। है ना। तो फाइनली लेकिन जब ये नाम आया और आई थिंक कुछ क्लिक हुआ हम लोगों को कि हाँ ये ही है। ये नाम सबसे पहले क्लिक किसको किया? आई थिंक मुश्किल है याद कर पाना। नहीं, फिर भी थोड़ा अगर सोचें तो। आई थिंक पूर्वेश को ही क्लिक किया था।
प्रवेश को ही किया होगा हाँ। शायद। नाइस। तो इन दोनों को कन्विंस कर लिया आपने, अपने को फाउंडर्स को? नहीं, ये नाम ऐसा था, किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं मतलब पड़ी। ऐसा था, मतलब रहा ही नहीं कि एकदम से क्लिक किया, हाँ समथिंग गोस क्लंक, हाँ। तो बस हाँ यार हाँ, बढ़िया क्योंकि नाम में इतनी Right. खूबसूरत तरीके से डिफाइन Right. कर रहा है ना ये नाम राइट, आप लोगों के विजन को। और फॉर्चुनेटली डोमेन नेम भी अवेलेबल था। इवन चेक करते थे, मैम को पता था कि डोमेन नेम भी है कि नहीं। हाँ। तो अभी आप लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि जो बच्चे हैं वहाँ पर वो उनका इन्वॉल्वमेंट किन किन चीज़ों में होना चाहिए, और क्या क्या करते हैं वो स्कूल में, डे केयर में रहते हुए बच्चे जो बिल्कुल। हैं तो आपके? इस बात में मतलब राज का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ये रहा अर्ली इयर्स में कि जब हमने देखा कि बच्चा क्या करेगा, जिसको कहते हैं कि करिकुलम क्या होगा, तो अक्सर हमने देखा था कि प्री स्कूल्स में क्या होता था उस जमाने में कि करिकुलम पे ज़्यादा फोकस नहीं था। मतलब कंपनी के 4-5 लोग मिलकर डिसाइड कर लेते थे, अच्छा ये एक्टिविटीज़ करा लो बच्चों को, मंडे को करा दो, ट्यूसडे करा दो, हाँ। मंथ का ये थीम हो जाएगा। और हम देखा कि उसके पीछे कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं है, कोई रिसर्च बेस नहीं है। तो राज ने काफ़ी रिसर्च करी उस टाइम पे कि दुनिया में क्या चल रहा है, क्योंकि हमारा विजन ये था कि दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस हम इंडिया में लेके आएँ। तो दुनिया में क्या क्या करिकुलम चल रहे हैं, मॉन्टेसरी एक पॉपुलर फेमस था, रोजियो डिमैलियो, वोल्ड्रॉफ, इस तरह एक करिकुलम हाई स्कोप हमें मिला, जो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है यूएस मिशिगन में, हाई स्कोप फाउंडेशन, उन्होंने डेवलप किया है। प्री स्कूल स्पेसिफिक करिकुलम है, अच्छा। वो लास्ट 70 ईयर्स से डेवलप कर रहे हैं। हाँ। और इसके बहुत रिमार्केबल रिजल्ट्स उन्होंने पब्लिश करे हैं अच्छा। कि जो बच्चे इस प्री स्कूल करिकुलम से निकले वो आगे जाके जिंदगी में उनके हेल्थ रिकॉर्ड्स बेटर रहे, अच्छा। उनका डिवोर्स रेट कम रहे, अच्छा। उनका एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड बेटर रहा, क्राइम रिकॉर्ड लेस रहा। और ये बिल्कुल पब्लिश रिसर्च है। क्या बात है। और इस नॉन प्रॉफिट ने यूनिवर्सिटीज लाइक हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, मिशिगन यूनिवर्सिटी, इन सब का मिलकर रिसर्च करी है। और जो लेटेस्ट ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा है उसके साथ कंटिन्यूसली इवॉल्विंग करिकुलम है ये। फिर महाराज ने मुझे यूएस भेजा, मैं गया हाई स्कोप के मिशिगन हेडक्वार्टर के अंदर, वहाँ जाके मैंने टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज करे और रियलाइज करा कि वाओ व्हाट ए ग्रेट कोर्स, रिसर्च बेस्ड, साइंटिफिक, सच डिटेल्ड, प्लान्ड, पब्लिश्ड। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि हम इसको इंडिया में लेके आएंगे, हमारे बच्चे इंडिया में क्यों दुनिया की बेस्ट चीज़ें ना लें। तो ऐसे हमने हाई स्कोप करिकुलम लेके आए। तो इसको मैंने एक साइड पॉइंट, इसको मैंने एक कोर्स करने भेजा जो 7 दिन का कोर्स था, जहाँ पर सिर्फ वुमेन्स थी, इकलौता मेल था, वो भी इंडिया से, वहाँ के गांव में, इप्सिलांटी गांव में, वहाँ पर जाके उसने 1 हफ्ते का कोर्स तो कैसा किया। रहा वो एक्सपीरियंस जब सारी फीमेल्स थी और आप अकेले मेल थे वहाँ पे? हाँ, तो नहीं, एक्सपीरियंस अच्छा रहा काफ़ी। एक तो मैंने रियलाइज़ करा कि क्यों ऐसा है कि यूएस के अंदर प्री स्कूल डे केयर इतने स्टैंडर्ड है कि वहाँ पर प्री स्कूल में काम करने से पहले आपको चाइल्ड केयर का डिप्लोमा करना होता है, मिनिमम 1 साल का। अच्छा। गवर्नमेंट का रेगुलेशन है वहाँ पर। तो लोग प्रॉपर तरीके से कॉलेज में स्टडी करते हैं चाइल्ड केयर, प्री स्कूल, फिर वो काम कर सकते हैं। प्लस उनका रेगुलेशन ही है कि एवरी ईयर उनको सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स फॉर्मल ट्रेनिंग लेना ही है प्री स्कूल एंड डे केयर का, जिसके अंदर ही वो यहाँ पे आए थे। अच्छा। तो बहुत तो उन्हें सीखने से को मिला उनसे कि अच्छा वो प्री स्कूल कैसे चलाते हैं, क्या प्रैक्टिसेस हैं, जो वापस आकर फिर इंडिया में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी कि कैसे हम अपने प्री स्कूल डे केयर स्टैंडर्ड हाई लेके जा सकते हैं। हाँ, वो थोड़ा और जरूर था क्योंकि मैं प्री स्कूल टीचर था नहीं। वो लोग 10-10 साल से, 15-15 साल से प्री स्कूल में ही पढ़ा रहे थे, बच्चों की केयर कर रहे थे, बट उनके साथ रह के मैं सीखा बहुत कुछ। बिल्कुल, ब्यूटीफुल। आशीष, आपका क्या कहना है इन सब पर? हाई स्कोप का एक एडवांटेज और बहुत ब्यूटीफुल एडवांटेज ये है कि क्योंकि यूएस में मैटरनिटी लीव जस्ट 6 वीक्स की होती है, तो उनके यहाँ डे केयर इंडस्ट्री 6 वीक्स से स्टार्ट हो जाती है जब बच्चा 6 हफ्ते का होता है। तो हाई स्कोप एक ऐसा करिकुलम है जो 6 हफ्ते के बच्चे के लिए भी एक्टिविटीज़ जिसमें डिज़ाइन है। तो जब हम यहाँ पे बात करते हैं कि 9 महीने के बच्चे के साथ क्या एक्टिविटी करनी है, तो और किसी करिकुलम में वो एक्टिविटीज़ अवेलेबल भी नहीं थी। तो एक और जो रीज़न बहुत बड़ा था हाई स्कोप का था वो यही था कि सिंस अर्ली ईयर्स ये हमें इसमें सपोर्ट मिला कि एक्चुअली बच्चों के साथ करना क्या, नहीं तो 9 महीने के बच्चे के साथ क्या करना है या 12 महीने के बच्चे के साथ क्या करना है। क्योंकि जो भी करिकुलम इंडिया में अवेलेबल है वो एक यहाँ से शुरू होते हैं कि अच्छा अब राइम सिखा दो, अब ये ABCD सिखा दो, स्लैंटिंग लाइन सिखा दो। तो जबकि एक्चुअली ब्रेन डेवलपमेंट तो आपका बहुत पहले से स्टार्ट हो चुका है। तो हाई स्कोप का एक जो बहुत बड़ा एडवांटेज है कि एक्चुअली
मतलब 6 महीने के बच्चे के लिए भी एक्टिविटीज अवेलेबल है, 9 महीने के बच्चे के लिए भी एक्टिविटीज अवेलेबल हैं, और एक्चुअली डे 1 से डे और 1 से सबकी बच्चे अलग अलग एक्टिविटीज हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज अवेलेबल है, ट्रेनिंग अवेलेबल है। फंडामेंटली इंडिया में ऐसा एज्यूम किया जाता है कि प्री स्कूल में एक्टिविटी होती है, डे केयर तो ईटिंग एंड स्लीपिंग सेंटर होता है, जबकि वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत पहले से हो गया है कि डे केयर भी एजुकेशन बेस्ड, लर्निंग बेस्ड हो चुका है। तो हम जो यहाँ कोशिश कर रहे हैं प्री स्कूल में, तो ऑफ कोर्स है ही लर्निंग, बट जो हमारा आफ्टर स्कूल या केयर प्रोग्राम है वहाँ भी प्रॉपर करिकुलम है, प्रॉपर लर्निंग है, वो हाई स्कोप के थ्रू अवेलेबल हुआ है। एज फार एज वी नो किसी और करिकुलम में वो अवेलेबल नहीं है। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है डे 1 से उसका ब्रेन बहुत तेजी से एक चीज ग्रास्प करते हैं, उसको बोलते हैं लैंग्वेज। एक टेक्निकल टर्म होती है कॉल्ड लैंग्वेज न्यूट्रिशन, और रिसर्च ने डेमोन्स्ट्रेट किया है कि बड़ा होके बच्चा कितना सक्सेसफुल होता है, कितना एजुकेटेड होता है, उसकी कितनी वैल्यू डेवलप होती हैं, डिपेंड्स अ लॉट इन व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज दे कंज्यूम्ड इन द अर्ली इयर्स ऑफ लाइफ। तो हम जब न्यूट्रिशन पे फोकस करते हैं छोटे बच्चे के, तो खाने पीने बड़ा फोकस करते हैं कि खाने पीना बच्चा ठीक का है, बट वो कितनी लैंग्वेज, कितने वर्ड्स सुन रहा है। अब डे 1 का बच्चा, इवन इन्फेंट भी कुछ बोलता नहीं है ज्यादा, बट सुनता सब कुछ, उसका ब्रेन एब्जॉर्ब सब कुछ कर रहा है। तो जितना ज्यादा एक बच्चे से बात की जाती है अर्ली ईयर्स में, फ्रॉम डे 1 ऑफ लाइफ, उतना ज्यादा उसका ब्रेन कनेक्शन बनाता है, न्यूरोनल कनेक्शन बनाता है उसका ब्रेन लैंग्वेज को लेकर। तो लैंग्वेज न्यूट्रिशन बहुत क्रिटिकल है चाइल्ड के डेवलपमेंट में, तो इस बारे और वो में डे 1 से स्टार्ट होता है। इस बारे में काफी सारी टेड टॉक्स हैं, बहुत पब्लिश रिसर्च है ब्रेन डेवलपमेंट को लेकर। तो हमने देखा कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है डे 1 से बच्चे के लिए। इवन जब बच्चा घर पे होता है, लोग सोचते हैं अच्छा बच्चा को समझते हैं क्या बोलें, बट आप उससे बात कीजिए जस्ट लाइक आप किसी एडल्ट से बात करते हैं, कंटिन्यूस बात कीजिए उस बच्चे से। जितना बच्चे से बात करेंगे उतना ज्यादा बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट होगा। बिल्कुल नहीं, सही बात है। हमको लगता है कि छोटा बच्चा है, कुछ समझेगा नहीं, लेकिन उस बच्चे को भी बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं, और जो उस टाइम समझ में नहीं आ रही हैं वो आगे चल के, क्योंकि रह जाएंगी वो, है ना, वो आगे चल के उनको और समझने की कोशिश करेगा। इसीलिए कोशिश की जाती है कि बच्चे हमेशा हेल्दी देखें, हेल्दी सोचें। और सिर्फ यही नहीं कि बच्चे क्या समझा, बच्चे की समझने की क्षमता भी बढ़ती है। हाँ, यस। और देखो भी तो लैंग्वेज, जैसे लैंग्वेज डेवलपमेंट है, तो जितना छोटे बच्चे 2-3 साल में लैंग्वेज सीख जाते हैं। आज हम और आप अगर लैंग्वेज सीखने की कोशिश करें तो हम 2-3 साल बिल्कुल तो नहीं सीख सवाल पाएंगे, ही नहीं उठता, बहुत मुश्किल हो जाता है कोई भी नई लैंग्वेज पर अगर हम तो स्विच करने ब्रेन की कोशिश सुपर करते स्पीड हैं। पे काम कर रहा है उस टाइम। जितना फीड करोगे उतना वर्क करेगा। इनफैक्ट पूर्वेश ने एक यूएस में एक है इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल करके एक साइंटिस्ट का नाम तो मैं भूल गया, ग्लेन डोमेन। उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ है 6 साल के बच्चे जिन्हें 6 लैंग्वेजेस आती हैं। अच्छा। हाँ, और उन्होंने बहुत कुछ डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ है कि सुपर पावर है शुरू के 6 साल। चिल्ड्रन आर एक्चुअली लिंग्विस्टिक जीनियसेस। हाँ। और लैंग्वेज का मतलब ये नहीं सिर्फ हम जो लैंग्वेज बोलते हैं इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, मैथ्स इज आल्सो लैंग्वेज, म्यूजिक इज आल्सो लैंग्वेज, डांस इज आल्सो लैंग्वेज। फंडामेंटली जो भी हम सीखते हैं वो किसी न किसी लैंग्वेज, साइन, कुछ रूल सीखने होते हैं। तो छोटे बच्चे बहुत तेजी से सीखते हैं, और जितना सीखते हैं उतनी सीखने की क्षमता भी बढ़ती है। इसलिए पहले 5 साल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं बस ये कहना चाहता था, फुटप्रिंट्स में लार्जली हम यही करने की कोशिश कर रहे हैं। फुटप्रिंट्स का विजन यही है। हाँ, मैं चाहूंगी आप लोग उसके विजन को थोड़ा और डिटेल में हमको समझाएं। बिल्कुल। तो मतलब हम आशीष, आपको भी बोलना पड़ेगा, आशीष बहुत शांत बैठे हुए हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आई थिंक जो एक हम लोगों का विजन है कि जैसे राज ने ऑलरेडी कहा कि फर्स्ट 5 इयर्स जो बच्चों के हैं वहाँ पे हम क्या इंडिया में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। कि अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें तो सारा फोकस वहाँ फर्स्ट 5 इयर्स पे है, जबकि इंडिया में सारा फोकस एजुकेशन के लास्ट 5 इयर्स पे है। तो हम ऐसा यहाँ इंडिया में कैसे लोगों को एक्सपोजर दें। और एक ये चीज़ होती है कि बहुत आसान होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स पे डाल देना कि पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते या पेरेंट्स को समझ नहीं आता। तो हमें यहाँ आगे बढ़ के एजुकेट करना पड़ेगा पेरेंट्स को, और डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा कि जो हम बोल रहे हैं वो हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। कितनी अच्छी बात कही और ज़रूरी बात है ये।
तो है ना? और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी पड़ेगी एज यू नो, आप कह सकते हो कि हमें आगे बढ़ के ये समझाना पड़ेगा लोगों को कि ये चीज़ इंडिया में भी पॉसिबल है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग कुछ बोल के निकल जाते हैं। हाँ, यहाँ इंडिया में भी पॉसिबल है कि हम 5 साल में बच्चों के साथ रियली कुछ काम कर सकते हैं। हाँ, खाली उनको वो स्लांटिंग लाइंस और स्ट्रेट लाइन सिखाने की बात नहीं है। हाँ। इट्स मोर अबाउट कि उनकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो, हम्म। उनकी चॉइस डेवलप हो। आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे बच्चे डिसीजन नहीं ले पाते अपने, हर चीज़ के लिए पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है। हाँ, तो वो हाई स्कोप में एक चीज़ होती है कि जैसे चॉइस टाइम, तो बच्चा चूज करता है कि मुझे इस टाइम पे किस चीज़ से खेलना है या क्या एक्टिविटी करनी है। तो वहाँ से शुरू हो जाती है कि वो बच्चे इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना वहीं से शुरू कर देते हैं वो अपना, और वही चीज़ वो आगे कैरी करते हैं। तो अगेन ब्रेन डेवलपमेंट इज नॉट जस्ट अबाउट कि बच्चा मैथमेटिकली जीनियस हो हाँ, जाएगा हाँ, या लैंग्वेज, हाँ, जो हाँ, रियल लाइफ में डे टू डे डिसीजंस लेने हैं उसकी हैबिट उसे बहुत जल्दी पड़ने लग हाँ। जाती है। तो अगेन कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि विजन क्या है हम लोगों का कि हाँ, फर्स्ट 5 years ऑफ एजुकेशन को हम कैसे ट्रांसफॉर्म करें, थिंकिंग सारी वहाँ से हो रही है। बिल्कुल। राज, आप इंडिया में तो एक बहुत अच्छी बात ये भी है कि जो इंडियन पेरेंट हैं वो एजुकेशन को लेके, बच्चे को लेके इतने डेडिकेटेड होते हैं, किसी भी लेवल तक अफोर्ड करने के लिए तैयार हो जाते हैं हाँ, कंपेयर टू द वेस्टर्न हाँ, वर्ल्ड। हाँ, बस उन्हें समझ में आना चाहिए कि अच्छा बच्चे के लिए ये इंपॉर्टेंट है तो कुछ भी करेंगे उसके लिए। हाँ। और इस चक्कर में कितने सारे पेरेंट्स बेचारे, बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो बातें कुछ डे केयर या जो भी प्री स्कूल्स जो हैं, मतलब आप हर किसी पे इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो लोग, लेकिन अंदर जाके कितनी सारी चीजें होती हैं, है ना? तो और वहीं पर सीसीटीवी, जो लाइव सीसीटीवी का रोल है ना, यस, at least- ट्रांसपेरेंसी इज अगेन वन ऑफ आवर हाँ, वैल्यूज, और सीसीटीवी उसी का पार्ट है कि हाँ, हाँ, एग्जैक्टली जो जो हो रहा है वही दिखा रहे हैं, वही हाँ। जो हम बोल रहे हैं वही कर रहे हैं, और आप देख सकते हो, तो कुछ भी छुपाया हुआ नहीं है। ये बहुत ही अच्छी चीज आप लोगों ने ऐड की है अपने सिस्टम में। ये कौन से ईयर से इसको शुरू किया था आपने, ये ऐप पर हम सीसीटीवी में फुटेज देख लें? ऐप तो हमने सीसीटीवी तो आई थिंक ऑलमोस्ट स्टार्टिंग में ही कर दिया था, 2-3 महीने बाद ही हमने स्टार्ट कर दिया था। 2013 में ही। 2013 सितंबर में स्टार्ट पहले हुए सेंटर थे। से ही। तो हमने पहले सेंटर से लाइव सीसीटीवी फीड शुरू कर दी थी। ऑफ कोर्स सीसीटीवी फीड में इश्यूज होते थे, टेक्नोलॉजी वर्कआउट नहीं हो रही थी, बट फीड जो हम दे रहे थे वो तो डे 1 से दे रहे हैं। अच्छा। उसके बाद ऐप हम क्या करते थे, शुरू में ये वेब बेस्ड होता था, तो आप ऑनलाइन लॉग इन करोगे और आप देख सकते हो ये फीड। फिर हमने धीरे धीरे एक थर्ड पार्टी ऐप यूज करना शुरू किया, जिससे अपडेट आ जाते थे कि बच्चा कितना खाया, कितना वो किया। फाइनली हमने सब इंटीग्रेट करके आई थिंक समवेयर अराउंड 2014 के एंड में हमने अपना ऐप लॉन्च कर दिया था अच्छा। कि आप कर सकते हो। आई थिंक पहले एंड्रॉयड पे किया था, फिर आईफोन पे किया था। तो अभी दोनों जगह है आपका? अभी दोनों, हाँ। तो और सालों से। इस पे क्या क्या चीजें, मतलब कैसे क्या देख सकते हैं पेरेंट्स को क्या फायदा तो हो रहा है एक तो इस ऐप से? सीसीटीवी फीड है, हाँ। आपको अपने रूम की तो दिखेगी, बाकी पूरा सेंटर आपको एक्सपोज्ड अच्छा, है। पूरा कैंपस ही कहेंगे ना हाँ, शायद उसको, बिल्कुल। बच्चों के हाँ। लिए भी कैंपस ही है। हाँ, छोटा सा जो तो- कैंपस है बच्चों का, पूरा आप कैंपस देख सकते हो, हर रूम, हर कॉमन एरिया सब कुछ विजिबल है। आप उसके अलावा आपके जो की अपडेट्स हैं बच्चों के, वो जैसे मैंने बताया वो मिल जाएंगे। बच्चों की जो, जैसे हाई स्कोप में हमारे यहाँ 42 की डेवलपमेंट इंडिकेटर्स होते हैं, जो टीचर्स को एनेक्डोटल एविडेंस उसमें भरने होते हैं। तो वो जो रिपोर्ट है 42 की डेवलपमेंट इंडिकेटर की, वो ऐप पे अवेलेबल है। ओह, सिमिलरली बच्चों का हम हाइट वेट लेते हैं हर मंथ, वो रिपोर्ट वहाँ अवेलेबल है। की मोमेंट्स की फ़ोटोज़ ली जाती हैं, वो फ़ोटोज़ वहाँ पर अवेलेबल हैं। आप आगे चाहो तो सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हो। सिमिलरली पेरेंट को बहुत सारी चीज़ें और है, आपको बहुत सारा सपोर्ट चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल, अभी आप प्री स्कूल लेके आपने ले रखा है, लेकिन अब 15 दिन के लिए कुछ रीज़न है जिसकी वजह से आप कह रहे हो नहीं मुझे ना फुल डे केयर सर्विस चाहिए क्योंकि मुझे ऑफिस से लेट आना है, मैं नहीं कर पाऊंगा, या 2 दिन के लिए चाहिए, तो आप ऐप पे जाओ और वो आप बटन दबाओ और आपके लिए वो अवेलेबल हो गया। अच्छा। इसी तरह आप कल को, आज आप गुड़गांव में काम कर रहे हो, आप नोएडा शिफ्ट हो रहे हो, तो आप वहाँ पर बटन दबाओ, आपको नोएडा के सेंटर्स दिखेंगे, बोलो शिफ्ट, आपकी शिफ्टिंग हो गई। इतना आसान है? इतना आसान है। क्या बात है। इसी तरह आपको कल को क्या करना है कि मुझे 1 महीने के लिए सर्विस पॉज करनी है क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, या नानी आ रही है, दादी आ रही है, आपने बटन दबाया, सर्विस पॉज, सिस्टम से इंटीग्रेटेड, आपकी इनवॉइस एडजस्ट हो जाएगी। और आपको कहीं ईमेलें लिखना, सेंटर डायरेक्टर को जाके वहाँ चेज करना कि अरे प्लीज़ कर दो, कुछ नहीं है। पूरी इनवॉइसिंग ऑनलाइन है, ऐप पे गए, आप पे कर दिया आपने। तो वो जितनी भी कस्टमर पेरेंट जो भी टिपिकल लाइफ में उसको चाहिए होता है, हम धीरे धीरे हमने सब कुछ ऐप पे डाल दिया है, जिससे आपको कोई इनकन्वीनियंस नहीं है, बटन दबाओ और काम हो गया आपका। इसी तरह हमारे एक फैसिलिटी होती है, नॉट सेटिस्फाइड डोंट पे।
ओह तो अगर आप नहीं सेटिस्फाइड हो, आप बटन पे, ऐप पे बटन दबाओ, आपको उस दिन का चार्ज नहीं लगेगा। अच्छा, हाँ, नो क्वेश्चन आस्क्ड। नो क्वेश्चंस आस्क्ड। वेरी नाइस। इसी तरह आपको एक टिकट, कोई लेट्स से कोई ऐसा मैटर है जो नहीं आपके बटन से सॉल्व हो रहा है, आप एक टिकट लो और वहीं पर नई टिकट खोलो। हमारे पास पूरा पेरेंट सपोर्ट है जो आपको एक बिजनेस डे में रिस्पॉन्ड कर देगा, आपका कंसर्न सॉल्व कर देगा। तो ऐप पे सब कुछ है। बहुत अच्छे। तो मुझे लगता है कि शायद ऐसे स्कूल्स या डे केयर या प्री स्कूल्स हैं नहीं जो दुनिया में नहीं हाँ एग्जिस्ट करते हैं। जो लाइव फुटेज भी दे रहे हैं पेरेंट्स को, ऐसा है कोई तो क्या अभी नॉर्मली कहीं? देखोगे मुझे लगता है कोई भी नहीं ऐसा करता है, लाइव तो कोई भी नहीं दिखाता इंडिया है। छोड़िए, वर्ल्ड वाइड नहीं है। बहुत कम है, मतलब लाइव दिखाने वाले फिर आ गए हैं, मैं बोलूंगा कुछ आ गए हैं, बट अगर आप टेक्नोलॉजी का यूज देखोगे ना, तो इन जनरल प्री स्कूल डे केयर में टेक्नोलॉजी हार्डली कोई यूज कर रहा है। हाँ। एटलीस्ट टेक्नोलॉजी नॉर्मली, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर लोग ऐसे आए नहीं है जिन्हें टेक्नोलॉजी की भी समझ है और डे केयर और प्री स्कूल की भी समझ है। नॉर्मली यहाँ पर एजुकेशनिस्ट हैं जिनको टेक्नोलॉजी नहीं आती। हमारे पास वो स्किल है क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से बहुत ज़्यादा आता हूँ, तो वो समझ में आता है। मुझे टेक्नोलॉजी समझ में आती है, पूर्वेश को करिकुलम समझ में आता है, हमारी टीम में लोगों को करिकुलम समझ में आता है, तो हम वो पार्टनरशिप करके एक्चुअली यूज़ कर लेते हैं टेक्नोलॉजी, जिससे कि हम बहुत सारी एफिशिएंसी ले आते हैं, सिक्योरिटी ले आते हैं, सेफ्टी ले आते हैं, कन्वीनियंस ले आते हैं पेरेंट के लिए, जो नॉर्मली नहीं होता। बिल्कुल नहीं। तो मैं तो जैसा देखती हूँ कि आज से 10-15 साल भी बच्चों को वो ए फॉर एप्पल बनाना सिखाया जा रहा था डे केयर और प्री स्कूल में, और आज की डेट में भी वैसे ही चल रहा है। वही मील वो इडली और सांभर दे देते हैं, मतलब कुछ नया बाकी जो मैं अगर प्री स्कूल्स और डे केयर की बात करूं, ऐसा कुछ नया उन लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया है अब तक, है ना। और बहुत अच्छे बड़े अच्छे नाम हैं उन प्री स्कूल्स के, लेकिन हम अंदर जा कर के जब देखते हैं तो उस तरह से तो वो लोग कुछ भी मेंटेन नहीं कर रहे हैं। बहुत पुराना पैटर्न चल रहा है पूरा, है ना। और मोस्ट प्री स्कूल पेरेंट्स को अंदर जाने भी नहीं देते एक लेवल से जहाँ ज़्यादा। आप जाने ही नहीं देते हैं, सबसे बड़ी बात तो यही है। आप क्लास में तो जा ही नहीं सकते हैं, और सीसीटीवी फुटेज को फोन पर देख लेना वो तो बहुत ही बड़ी बात हो गई है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हम करते हैं कि हम जैसे टेक्नोलॉजी की बात हुई, तो हम बच्चों के लिए हमारे स्क्रीन वाली टेक्नोलॉजी तो नहीं है, बट हमने क्या करें, हमारी जो बुक्स हैं वो स्पीकिंग बुक्स हैं। तो एक बच्चे के पास एक पेन होता है, उस बुक पे टच करेगा तो बुक बोलने लगेगी ए फॉर एप्पल। अगर उसने एप्पल पे टच किया तो बोलेगा ए फॉर एप्पल। या पजल्स भी हैं, तो फॉर एग्जांपल बोलेगा इनमें से एप्पल कौन सा है, उस पर टच करो। तो अगर एप्पल पे टच करेगा तो बोलेगा गुड जॉब। तो हमने टेक्नोलॉजी तो यूज़ कर रहे हैं बच्चों के लिए, लेकिन इस तरीके से जो इंटरेस्टिंग है बच्चों के लिए। आप लोगों का बिजनेस मॉडल किस तरह से है पूरा, अगर हम बात कर सकें उस पर? बिल्कुल, एब्सोल्युटली राज। तो हमारा फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल है। तो हम फ्रेंचाइज देते हैं लोगों को, और मोस्टली जो लोग हमारे फ्रेंचाइज ले रहे हैं काफ़ी हद तक हमारे ही एक्स पेरेंट्स होते हैं। तो जैसे किसी ने अपना बच्चा फुटप्रिंट से भेजा और वो बहुत ही डिलाइटेड हैं, खुश हैं फुटप्रिंट से। अब बच्चा बड़ा हो गया, अब वो अपना कुछ करने की सोचते हैं, तो वो फ्रेंचाइज लेते हैं फुटप्रिंट्स का, राइट। तो ये मॉडल होता है हमारा। बट ऑफकोर्स हम वर्ड फ्रेंचाइज यूज़ करते हैं, बट हमारा हाईली इंटीग्रेटेड मॉडल है। टिपिकली इंडिया में जो फ्रेंचाइज बिजनेसेस हैं उनका बहुत हाई फेलियर रेट होता है। ऑन एवरेज 17 to 20% फेलियर रेट है ऑन एनुअल बेसिस। बिल्कुल, ये तो मैंने भी नोटिस किया है। मोर देन दैट, अगर मैं ऐड करूं तो फ्रेंचाइज सुनते ही हिंदुस्तान में कस्टमर के दिमाग में ये आता है, अच्छा खराब क्वालिटी। फ्रेंचाइज का मतलब है यहाँ कि डुप्लीकेट जैसा कुछ है। डुप्लीकेट है, ये ओरिजिनल माल नहीं, ये कंपनी वाला माल नहीं मिलेगा। तो हमने सबसे बड़ी जो बात करी ना, इसी प्रॉब्लम को अटैक किया। हमने कंट्रोल ऐसे बनाए हैं कि जो कंपनी ऑपरेट होता है उससे ज्यादा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है। तो सेंटर कहाँ खुलेगा, लोकेशन हम फाइनल करते हैं। एब्सोल्युटली हमारी से है। फ्रेंचाइज को हम जिसको हम अपना पार्टनर बोलते हैं, पार्टनर को हम दिखाते हैं, बट फाइनल से कंप्लीटली मेरी है। वहाँ स्टाफ कौन होगा वो मैं ढूंढता हूँ, उनको एक इंटरव्यू करना है, बट फाइनल से मेरी है। उनकी ट्रेनिंग क्या होगी वो मेरी, उनका बैकग्राउंड चेक, मेडिकल वेरिफिकेशन सब कुछ मैं करूँगा। अच्छा। सिमिलरली उनको रेगुलरली क्या करिकुलम डिलीवर करना है, क्या रेशियो मेंटेन करने हैं, क्या फी चार्ज करनी है, ये सारा काम मैं डिसाइड करता हूँ। तो रेगुलर ऑडिट्स करता हूँ, और अगर ऑडिट में आप नहीं मीट करते आपके सेंटर पे, एडमिशन बंद कर देता हूँ मैं। पूरा पेमेंट कलेक्शन मैं करता हूँ। तो पूरा जो फाइनेंशियल कंट्रोल है वो मेरे पास है, पूरी डिमांड जनरेशन मैं करता हूँ। तो अल्टीमेटली पूरे सिस्टम को जो कंट्रोल है मेरे पास है। तो अल्टीमेटली आई कैन इन्फोर्स कि आपको ये स्टैंडर्ड तो फॉलो ही करने पड़ेंगे, ऑलमोस्ट रूथलेसली।
और ये एक चीज फ्रेंचाइज और- के सबसे फेवर में वर्क करता है। तो चूंकि हम उनको फुल सपोर्ट करते हैं लोकेशन में, हायरिंग में, ट्रेनिंग में, करिकुलम में, पूरा मेन्यू, पूरी टेक्नोलॉजी, सब कुछ, हाँ, तो हमारा फ्रेंचाइज का सक्सेस रेट 100% है। हमारा अच्छा, कोई फ्रेंचाइज सेंटर आज तक बंद ही नहीं हुआ। अरे वाह, तो और हम एक एक चीज- श्योर कर ही लेते हैं कि वहाँ पे सर्टेन नंबर ऑफ एडमिशन हो ही रहे हैं, क्वालिटी मिल ही रही है, तो इसलिए हमारे फ्रेंचाइज भी खुश रहते हैं। और हमारे सेम फ्रेंचाइजी जो एक सेंटर से स्टार्ट हुए थे, फिर सेकंड सेंटर, थर्ड सेंटर, फोर्थ सेंटर, फिफ्थ सेंटर, वो लेते चले जा रहे हैं। तो हमारे एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजीज और पेरेंट्स यही बहुत सारे सेंटर साइन करते रहते हैं, नए लोग भी करते हैं। आशीष चीज- कुछ कह रहे थे। हाँ, एक चीज़ जो और है कि नॉर्मली इंडिया में फ्रेंचाइज बिजनेस में क्या होता है कि अगर मैंने आपको फ्रेंचाइज दी तो हाँ। आप मेरा बोर्ड लगा सकते हो, बाकी काम आपको, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन हम यहाँ पे हम जिम्मेवारी लेते हैं कि आपके सेंटर पे एक मिनिमम नंबर ऑफ एडमिशन्स होंगे ही होंगे। तो उसके लिए जो भी, जैसे राज ने बोला, डिमांड जनरेशन हम करते हैं, तो डिमांड जनरेशन का मतलब है कि हम आपके सेंटर पे एक रिक्वायर्ड नंबर ऑफ विजिट्स भेजेंगे, हम मार्केटिंग करेंगे आपके सेंटर की, और हम इंश्योर करेंगे कि आपके सेंटर पे एक 60 से लेके 80 एडमिशन, या जितने भी हम उस एरिया की एक्सपेक्टेशन है वहाँ पे उतने एडमिशन हो और आपका सेंटर फाइनेंशियली वाइबल हो। और इस बात की हाँ। गारंटी करते हैं, अच्छा, रिटर्न गारंटी करते हैं हम इस बात की कि हम आपके सेंटर पे पहले 2 साल में 120 एडमिशन की रिटर्न गारंटी है, एडमिशन नहीं होंगे तो हमको कॉम्पनसेट करेंगे, ओ, और आपके पास राइट आ जाएगा 2 साल बाद या 3 साल बाद सेंटर आप वापस भेज सकते हो मुझे। क्या बात तो है, केवल ये नहीं है कि हम फ्रेंचाइज में दे दिया और भूल दे गए। दिया, भूल गए। हाँ, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि दे दिया हाँ। फ्रेंचाइज और भूल गए उसके बाद, है ना। और हमारा जो मॉडल है उसमें एक और भी चीज़ है। नॉर्मली क्या होता है फ्रेंचाइज मॉडल में, लेट से हमारी डील हो गई कि 20% का रेवेन्यू शेयर है, तो 20% का रेवेन्यू शेयर डे 1 से। हमारा मॉडल ऐसा है जिसमें हमारी रॉयल्टी 40 बच्चों तक हम तो रेवेन्यू शेयर लेते ही नहीं है। हमारा रेवेन्यू शेयर हर बच्चे के साथ बढ़ता है धीरे धीरे ओ, 40 के बाद। क्या तो अगर बात है। आपके सेंटर पे बच्चे नहीं हुए हाँ, तो मैं आपके सेंटर से कुछ भी नहीं ले रहा। अच्छा, हाँ, 40 बच्चों तक मैं कुछ भी नहीं लेता। ओ, 40 के जब आपके पास 41st बच्चा आता है तो मेरी रेवेन्यू शेयर 0.5% होती है, फिर 42 पे 1% होती है, हर बच्चे के साथ 0.5% बढ़ती रहती है। तो उससे होता ये है कि हम दोनों सेम बोट में हैं। मेरा इंटरेस्ट भी यही है आपका सेंटर में खूब सारे बच्चे हों, तभी मेरा भी रेवेन्यू शेयर आएगा। अगर फाइनेंशियल वेरिएबल रॉयल्टी मॉडल है और ये दुनिया में है नहीं कहीं। मोस्टली क्या होता है कि 20% शेयर तो है ही, हाँ, इरिस्पेक्टिव कि आपका रेवेन्यू कितना है। बट हमारा मोर लाइक इनकम टैक्स है हम्म, कि जिसके यहाँ ज़्यादा रेवेन्यू है वहाँ ज़्यादा शेयर है, जो कम रेवेन्यू कम शेयर है। तो जहाँ इनकम कम है वहाँ हमारा शेयर 0 भी हो जाता है। अच्छा, तो दैट गिव सस्टेनेबिलिटी टू ऑल आवर सेंटर। इसलिए कोई सेंटर आज तक बंद हुआ ही नहीं, अच्छा, आपका कोई सेंटर कभी बंद ही नहीं हुआ। एक्सेप्ट कोविड। एक्सेप्ट कोविड कोविड को छोड़ के, ऑफ कोर्स कोविड में हाँ। तो मैं अम्मा जी हैं। कोविड में कैसा था, मतलब किस तरह से चला काम कोविड में वगैरह, कुछ और था क्या ही- नुकसान रहा उन कोविड में लोगों कुछ में था ही बहुत नहीं। नुकसान हुआ। नहीं, मैं चाहूंगी कि आप बात तो करें उस पर। देखिए, हम जो फरवरी मार्च 2020 था, हम अपने बिजनेस के पीक पे थे। हम उस टाइम पे करीब 10-12 सेंटर पर मंथ ऐड कर रहे थे, और हमारे ऑपरेशनल सेंटर करीब 95 थे। टोटल नेटवर्क में करीब 145 सेंटर थे उस ज़माने में। फिर मार्च में लॉकडाउन आ गया, हाँ, सडनली सब रेवेन्यू, पेरेंट सब खत्म। हम कुछ ऑनलाइन शिफ्ट किया हमने, बट 2 साल हमारा सब कुछ लॉकडाउन रहा। हाँ, तो हम ऑनलाइन करके सरवाइव तो कर गया, लेकिन हम कर गए, लेकिन हमारी जो वर्कफोर्स थी वो 20% रह गई। एज फाउंडर्स हमने सैलरी लेना बंद कर दिया। हमारे और फिर जो एम्प्लॉयज थे उन वो निकले भी होंगे बहुत उसमें सारे, से। वही बोल रहा हूँ, 20% हमारी स्ट्रेंथ रह गई। उनमें भी जो एम्प्लॉयज़ गए उनको हमने बहुत सारों को ईसॉप दिए कॉम्पनसेट करने के लिए, जो उनकी 1-2 महीने की सैलरी हमें पे करनी थी, और लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया। मतलब और थोड़े टाइम तक तो सबकी सैलरी भी देनी पड़ी हाँ, होगी, दी, बिल्कुल, लंबे बिल्कुल। टाइम तक, है ना। हाँ, तो एक चीज़ जो उस टाइम में वो है, मेरे लिए पर्सनली बहुत एक्सपीरियंस है कि हमें याद है हम लोगों ने हॉलैंड से एक करी थी, जिसमें हमने लोगों को सच सच बताया था हमारे पास पैसे नहीं है, हाँ, तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ सैलरी मत लो। हम्म, और बहुत सारे लोग आए, उन्होंने बोला हम सैलरी नहीं लेंगे, जबकि उन्हें पता था अगले मंथ भी आएगी नहीं, अच्छा, क्योंकि कोविड था, सबको दिख रहा था कि 1-2 महीने की बात तो हाँ, नहीं नहीं है। मतलब, लेकिन उन्होंने मना किया लोगों सैलरी लेने के लिए। लोगों ने एक्चुअली गिव अप कर दी सैलरी। हमने अच्छा। उसके बदले उन्हें एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस दिए, बट हाँ, मतलब हमारी सीनियर टीम में तो आई थिंक ऑलमोस्ट सबने मना कर दिया कि हमें सैलरी नहीं चाहिए। और हम ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जो कोई 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ की सैलरी वाले लोग नहीं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, हम मासेस जो हमारे हैं वो तो 50,000, 60,000
की सैलरी वाले हैं, और वो दिल्ली एनसीआर के लोगों की बात कर रहे हैं। 50-60 हज़ार रुपए में ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ बहुत वेल ऑफ जिंदगी जीता है। 50-60 हज़ार वाले के पास ऐसा भी नहीं होता कि 6 महीने के पैसे पड़े हुए। हाँ हाँ बिल्कुल, और क्या। और 50-60 हज़ार पैसा ही इतना है जो Month to एक month होता मंथ है में वो। खर्च हाँ, हो जाता है। खर्च हो बहुत जाता कम है। आमदनी है ना ये एग्जैक्टली। तो। तो और उनको ये भी दिख रहा है कि कोविड है और नौकरी मिलेगी अगली, भगवान जाने मिलेगी कि नहीं हाँ और मिलेगी। क्या। अरे दुनिया बचेगी कि नहीं बचेगी, Exactly. नौकरी तो बहुत दूर उस की बात टाइम थी। पे लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं कि आप हाँ। चिंता न करो, हम नहीं, हमें सैलरी नहीं चाहिए। वो हाँ। काफ़ी हम्बलिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए कि वाह। बट ओवरऑल अगर मैं 2 साल देखूं तो काफ़ी बुरे थे हमारे। हम 145 सेंटर या 95 लाइफ सेंटर से 0 पे पहुंच गए। फरवरी 2022 में हमने हमने रीस्टार्ट किए सेंटर ओपन करना। तो हम प्रैक्टिकली आज की डेट में अगर देखोगे तो हम 2 साल पुरानी कंपनी ही हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली हमने सब कुछ 0 से बिल्ड किया 2 साल पहले। कोविड में प्री स्कूल्स और मतलब सबसे पहले प्री स्कूल्स बंद हुए थे, क्योंकि 6 मार्च के आसपास से कुछ कुछ इम्पैक्ट आना शुरू हो गया था, तो लोगों ने बच्चों को भेजना बंद कर दिया था। नए एडमिशन तो बिल्कुल ही बंद हो गए थे। तो इवन तो लॉकडाउन 22 मार्च को हुआ था या 24 मार्च को हुआ था, बट हम पे इम्पैक्ट 6 मार्च को ही आ गया था। तो उसके क्योंकि बाद फरवरी में ही तो शुरू हो गया था ना एक तरह से। फरवरी बट 6 मार्च और मुझे याद है कि हम लोगों का ऑफिस शायद 9 मार्च को लास्ट दिन था जब हम लोग ऑफिस गए थे। उसके बाद हमने ऑफिस भी बंद कर दिया था। जब सेंटर ही बंद हो रहे हैं तो फिर ऑफिस भी जाके क्या होगा। बट और हम लोग मतलब शॉप्स खुलनी शुरू हो गई थी, ऑफिस खुलने शुरू हो गए थे जल्दी, बट प्री स्कूल सबसे लास्ट में जाके खुले, क्योंकि हम सबसे छोटे बच्चों को टेक केयर करें। और मजे की बात यह है कि कोविड का कुछ ऐसा वो था कि 10 साल से छोटे बच्चों को कोविड इम्पैक्ट ही नहीं करता था, बट स्टिल फियर ऐसा था। अच्छी बात थी। जो कि बहुत अच्छी बात थी, बट फियर ऐसा बना हुआ था कि ऑफ कोर्स छोटे बच्चों को लेकर लोग ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी होते हैं। तो प्री स्कूल्स वर द लास्ट टू ओपन। तो वो काफ़ी 2 साल काफ़ी टफ पीरियड था वो। ये बंद करना पड़ेगा ऐसे ही तो कई बार, मतलब बंद करना क्या, बंद तो हो ही चुका था। हाँ। मतलब रिस्टार्ट नहीं कर पाएंगे, हाँ। कुछ नहीं होगा, ये तो काफ़ी कॉमन था। हाँ। जब कोई एक डाउन होता है तो दूसरा खींच लेता है बाकी। हाँ। तो एटलीस्ट हम तीनों से कोई ना कोई एक होता है जो कहता है अरे यार कुछ नहीं हुआ, अभी तो हाँ। बहुत है। तो कहीं ना कहीं मिलजुल के एज ए टीम हम निकल ही आए उस हाँ। मुश्किल वक्त से। हाँ। सोसाइटी ने मिलके बहुत दम लगाया हमें सपोर्ट करने के लिए। जब पूरा सोसाइटी भी साथ होती है ना किसी काम को करने में, तो उस काम को तो कहीं नहीं जाना है।